कि इसमें सीबीआई की एंट्री हो गई है, क्योंकि हम जो पूछताछ कर रहे हैं उसका ये ज्यादा कुछ जवाब हमें नहीं दे रहे कि क्या जो अरेस्ट हुई है वो करेक्ट है, लीगल है, लॉफुल है कि इनकरेक्ट है। नमस्ते दोस्तों। द करंट अफेयर्स के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। केजरीवाल जी के केस में लगातार कुछ न कुछ हो रहा है। चलो बात करते हैं कि अब क्या हुआ है। तो जितेंद्र, हमें बताइए क्या अपडेट है। जी, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जैसा हमने लास्ट एपिसोड में कहा कि ये केस हॉलीवुड के किसी भी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, तो इस कसौटी पर यह केस बिल्कुल खरी उतरती जा रही है। अभी देखिए, अब तक हमने जो बात की वो थी ईडी की केस, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो केस हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से एक पटरी पर यह केस चल रही थी। अभी इसमें क्या हो गया है, इसमें सीबीआई की एंट्री हो गई है, यानी हम कह सकते हैं कि एक दूसरी केस भी दर्ज हुई है। और हम कह सकते हैं कि अभी ये ट्रैक 2 या पटरी 2 भी इसमें शुरू हो गई इस केस में। तो चलिए समझ लेते हैं कि दोनों पटरियों के बारे में कि कहाँ है, स्टेटस क्या है अभी केस का। तो सबसे ठीक है। पहले बात करते हैं कि जो नया हुआ है वो है सीबीआई की केस। सीबीआई ओके। इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या इस केस में कुछ करप्शन हुआ है, और जिन्होंने करप्शन किया है, कोई मंत्री है, कोई सरकारी ऑफिसर है, तो उसके ऊपर ये केस सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो ओके। उनका ये मानना है कि उनके पास अभी केजरीवाल जी के खिलाफ पुख्ता सबूत है, इसलिए जिस दिन यानी 26 जून ट्रायल कोर्ट ने बेल मंजूर की थी, उस पर हाईकोर्ट ने एक स्टे लगाई है। तो जिस दिन हाईकोर्ट ने स्टे लगाई थी लोअर कोर्ट के बेल पे, वो था 26। तो 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल जी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और कहा कि हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की जो इंक्वायरी कर रही है उसके लिए हमें केजरीवाल जी की 5 दिन की कस्टडी चाहिए। तो वो एक मैटर शुरू हो गया। तो उसकी आर्ग्यूमेंट हुई, दलीलें दी गई दोनों तरफ से, और एंड ऑफ डे ये निर्णय आया राउज एवेन्यू कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का, कि उनको 3 दिन की कस्टडी। ये हुआ 26 जून को। आज है अभी 29 जून। तो आज ये 3 दिन की कस्टडी खत्म हो गई। 3 दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद उनकी पेशी हुई। आज सीबीआई ने ये कहा कि अभी हमें कस्टडी और नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो पूछताछ कर रहे हैं उसका ये ज्यादा कुछ जवाब हमें नहीं दे रहे। तो अगर कस्टडी भी बढ़ाई जाए तो उसका केस को कुछ मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ प्रश्न जो हमारे हैं उसको ये सीधा सीधा कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमें ये आशंका है कि अगर ये इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, और अगर इनकी रिहाई हो जाती है ये किसमें, तो ये बाकी के जो लोग हैं उनके ऊपर कुछ दबाव बना सकते हैं, और हमारी जो इंक्वायरी चल रही है उसमें कुछ बाधा पैदा कर सकते हैं। तो दोनों तरफ की आर्गुमेंट हुई और फिर कोर्ट का यह फैसला आया कि अभी उन्हें जुडिशियल कस्टडी में 12 जुलाई तक रहना है, यानी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी गई। ये ओके। डेवलपमेंट हुई है सीबीआई केस में। अब आते हैं पहली केस जो ईडी की चल रही है इतने दिनों से। तो उसमें जैसा मैंने संक्षिप्त में कहा अपने पहले ओपनिंग रिमार्क्स में, कि जो ट्रायल कोर्ट की वेकेशन बेंच है, तो वो वेकेशन बेंच ने उनको बेल दी थी। उसके खिलाफ 21 जून को ईडी हाईकोर्ट पहुंची थी, और ईडी ने हाईकोर्ट को यह बताया कि हमारी दलीलें ठीक तरह से सुनी नहीं गई वेकेशन बेंच के द्वारा। और अगर बेल मिल जाती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, तो उसका जो सेक्शन 45 है उसकी जो 2 कंडीशंस है, वो कंडीशंस एक तरह से सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई, उस पर जज साहिबा ने जो डिसीजन दिया है उस पे वो पूरा डिसीजन कुछ भी बात नहीं करता है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि एक तरह से ये फैसला गलत है। हाईकोर्ट हमारी बात सुन ले, और जब तक हमारी बात पूरी नहीं होती है, दोनों तरफ की दलीलें पूरी नहीं होती है, तब तक हाईकोर्ट द्वारा इस पे रोक लगाई जाए। तो उस दिन क्या हुआ कि एक टेम्पररी स्टे जिसे कहते हैं वो हाईकोर्ट ने लगा दिया, और उसके बाद उन्होंने सुनवाई शुरू की। फिर उन्होंने के वकील जो थे उनको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपना अपना पक्ष रखिए, और फिर फैसला उन्होंने कंसिडरेशन के लिए सुरक्षित कर दिया। और 26 जून को उन्होंने एक्चुअली फैसला सुना दिया, और उन्होंने ये कहा कि हम ये स्टे मंजूर करते हैं। और जो डिसीजन मैंने पढ़ा उसमें जहां तक मैंने ठीक तरह से समझा, तो उसमें यह बताया गया है, क्योंकि ये वेकेशन बेंच के सामने था हाईकोर्ट के मैटर, उन्होंने ये कहा है कि हम ये जो स्टे ग्रांट कर रहे हैं, ये एक रिस्पॉन्स है ईडी की जो मांग थी जिसे प्रेयर कहते हैं,
वकीली भाषा में। तो ये ओके प्रेयर हम मंजूर करते हैं। और एक दूसरा जो मुद्दा है, ईडी की ये मांग है कि ये बेल कैंसिल ही की जाए, खारिज की जाए। तो वो जो मैटर है वो 10 जुलाई को रेगुलर हाईकोर्ट, जब वेकेशन बेंच का जब ये मैटर अभी वेकेशन है इसलिए चल रहा है, तो हाईकोर्ट की जो रेगुलर बेंच है वो जब वापस आएगी तो 10 जुलाई को वो जो मैटर है वो उसके बारे में फिर निर्णय होगा। तो ये 10 जुलाई को ओके ये एक अपडेट है। तो दोनों केस का अभी ये फिलहाल अपडेट है। ओके। तो अभी इसके बाद क्या होने जा रहा है? जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट भी अभी समर वेकेशन चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट जब समर वेकेशन शुरू हुई थी तो उसके सामने केजरीवाल जी का एक अपील था कि उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो गिरफ्तारी हुई है ईडी द्वारा, ये कानून के हिसाब से नहीं हुई है, ये अवैध डिक्लेयर की जाए। तो पहले वो हाईकोर्ट में गए थे, हाईकोर्ट ने उसमें सुनवाई कर ली थी और हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि हमें नहीं लगता है कि कुछ गैर है, यानी जो ईडी ने अरेस्ट की है वो ठीक लग रहा है हमें, कानून के कॉन्टेक्स्ट में ही है, उसके दायरे में ही है। तो ये जो हाईकोर्ट का डिसीजन है वो उनके खिलाफ गया। तो वो उस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रेगुलर बेंच है उसके सामने सुनवाई हुई थी, लेकिन जब डिसीजन के लिए उन्होंने वो सुरक्षित रखा था फैसला, कुछ वो उसके ऊपर विचार करके फिर वो डिसीजन बना के फिर वो ऑर्डर तैयार करना, इसमें कुछ दिन का तो लंबा समय लगता है। तो तब तक उनकी समर वेकेशन शुरू हो गई। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये समर वेकेशन खत्म होगी और रेगुलर हियरिंग जब शुरू होगी कोर्ट की, तब ये फैसला सुनाएंगे। तो अभी ऐसा है कि 8 जुलाई से ये सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर हियरिंग जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो उम्मीद ये है कि 8 जुलाई या 9 जुलाई शुरू होते ही शायद ये ऑर्डर रिलीज कर देगा सुप्रीम कोर्ट। तो उससे ये पता चलेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट क्या मानता है, कि क्या जो अरेस्ट हुई है वो करेक्ट है, लीगल है, लॉफुल है कि इनकरेक्ट है। तो उसमें क्या होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये अरेस्ट करेक्ट नहीं है तो फिर वो उस केस में रिहा हो जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज अभी ये है कि एक दूसरी केस भी चालू है। तो दूसरी केस है वो सीबीआई की है, तो वो एक अलग सा मैटर है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी के खिलाफ, ईडी के अरेस्ट के खिलाफ जो गए हैं केजरीवाल जी, वो एक डिसीजन है। ये आगे एक तो उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम कह नहीं सकते हैं कि जब तक आज तक की जो डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जैसे सिसोदिया जी और भी कुछ अरविंद आम आदमी पार्टी के मंत्री जो हिरासत में लिए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया तो सख्त था उनके खिलाफ। तो अगर उसी तरह का रवैया वो अपनाते हैं तो फिर शायद ये मान लेगा सुप्रीम कोर्ट कि अरेस्ट ठीक ठाक है, उसमें कुछ लीगल त्रुटि नहीं है। लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि ये भी संभावना है कि वो कहेंगे कि नहीं, बाकी के जो लोग हैं उनके खिलाफ जो केस है वो ज्यादा क्लियर बन रहा है, अरविंद केजरीवाल जी है शायद उनके खिलाफ इतना क्लियर नहीं बन रहा है। तो ये हो सकता है, यानी 50-50 चांस है मैं कहूँगा। ओके ओके जी। जी, और ये जो मैंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है ईडी के केस में। और ओके जैसा हम पहले एक बार बात कर चुके हैं कि 12 जुलाई तक अभी उनकी जुडिशियल कस्टडी है, जो सीबीआई की केस है, करप्शन केस जो है, उसमें उनकी पेशी होगी। तो क्या वो कस्टडी कंटिन्यू रहेगी या कोई और एप्लीकेशन उसके बीच में आ जाएगा, ये हम देखेंगे, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन डेवलपमेंट तो उस दिन के बाद या उसके पहले अगर कोई अर्जेंट कुछ एप्लीकेशन की गई केजरीवाल जी के द्वारा, हो सकता है कि वो इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, एक मसला वहां शुरू हो जाएगा। तो हमें वो देखना पड़ेगा। ओके। तो ट्रायल कोर्ट वेकेशन बेंच ने बेल जारी करी और हायर कोर्ट के वेकेशन बेंच ने रोक लगाई। तो दोनों कोर्ट में ये व्याख्याओं में अंतर क्यों है, ये हमें बताइए। जी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, जो आपने अभी ये प्रश्न पूछा है, हम कह सकते हैं कि ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। मुझे लगता ओके है कि लीगल फ्रेटर्नी के जो बड़े बड़े वकील हैं, जो तज्ञ हैं, वो भी इस बात पे जरूर विचार करते होंगे। ये देखा गया है कि कभी कभी ऐसा होता है, यानी कि ट्रायल कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन करती है, व्याख्या करती है, हाई कोर्ट कुछ और विचार करती है। ये संभावना है कि कभी कुछ मुद्दे, अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि लोअर कोर्ट ने ठीक तरह से उस पर गौर नहीं किया, तो उनकी व्याख्या अलग हो सकती है। और जैसा हम ये और ऊपर चले जाते हैं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत व्यापक दृष्टि से हर एक चीज का निरीक्षण करता है। तो उसमें कभी कभी ये हो सकता है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा वो बिल्कुल वैलिड है कि इतना अंतर तो नहीं होना चाहिए। और जब ये बात हो रही है कि अगर किसी के खिलाफ केस है, तो वो क्या केस में क्या प्राइमा फेसिया एविडेंस जिसे कहते हैं वो है कि नहीं। और
उसके पहले ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये वेकेशन बेंच राउज एवेन्यू कोर्ट की, उनका ऐसा इंटरप्रिटेशन आया कि केस नहीं डायरेक्टली बन रही है केजरीवाल जी के खिलाफ, एटलीस्ट ओके। बेल बेल कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं रहा है, तो बेल देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही मुद्दा जो है वो बहुत विस्तृत रूप से हाईकोर्ट ने ये पहले से उसके ऊपर गौर किया था, और उनका जब ये डिसीजन आया था कि अरेस्ट करेक्ट है, ईडी ने जो की है मीन्स लॉफुल है, करेक्ट इन द सेंस लॉफुल है, तब उन्होंने हाँ। ये सब बहुत विस्तृत रूप से उन्होंने चर्चा की है, उनके ऑर्डर में ये सब लिखा है। और उनका तो निष्कर्ष तो ये जरूर था कि कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो एविडेंस है, इसलिए जो कस्टडी मांगी है ईडी ने वो उनको ठीक लगी। तो ये जो ओके। ट्रायल कोर्ट है, उन्होंने अभी आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिन तक हियरिंग हुई, हाई कोर्ट में भी बहुत दिन तक हियरिंग हुई, और वो सब दस्तावेज पढ़ने के बाद और दोनों तरफ की जो आर्ग्यूमेंट हुई, दलीलें पेश की गई, उस पर गौर करने के बाद उनका ये निर्णय आया। और ये बहुत मजे की बात क्या है कि ये ट्रायल कोर्ट ने जो निर्णय दिया, तो 1 या 2 दिन की सिर्फ हियरिंग की, और ये वेकेशन बेंच के जो जज है उनको ये पहली बार ये केस में आए हैं, तो ये नहीं कह सकते कि उनको पूरी जानकारी एक ऑफिशियल तौर पे थी। तो इसलिए हाँ। एक तरह से ये सरप्राइजिंग है कि 1 या 2 दिन में उन्होंने ये कैसा फैसला दे दिया, जबकि हायर कोर्ट मानता था कि कुछ ना कुछ तो है एविडेंस उनके खिलाफ। ओके, ठीक है। तो चलिए हम इंतजार करते हैं गतिविधियों का, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक हमारा चैनल लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।